हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रूटफुल क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम तो चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 9th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसका सेकंड मेन टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। बट पहले हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा पिछले वीडियो में। हमने देखा कि कैसे ये जो फ्रेंच सोसाइटी थी कैसे 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, कैसे सबसिस्टेंस क्राइसिस आया और सबसिस्टेंस क्राइसिस के पीछे का रीज़न क्या था और उसके बाद क्या क्या हुआ। उसके बाद हमने देखा कि मिडिल क्लास जो थी थर्ड स्टेट में कैसे इमर्ज हुई। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप देख लेना। तो फिर लेट्स स्टार्ट। तो लुइस 16 जो था उसको अब क्या करना था, टैक्सेस इंक्रीज करने थे। भाई हम कितने देर से पढ़ रहे टैक्स इंक्रीज करेगा टैक्स इंक्रीज करेगा, फाइनली अब कर दिए उसने टैक्सेस इंक्रीज। और क्यों किए, उन रीजंस की वजह से जो हमने डिस्कस किए थे। रीजंस क्या थे, ट्रेजरी खाली थी। ट्रेजरी खाली क्यों थी, बिकॉज जो हॉल ऑफ वर्सेल्स था उसकी मेंटेनेंस में, फिर जो 13 अमेरिकन सोसाइटीज़ थी उसको फ्रीडम दिलवाने में ब्रिटेन से, बिकॉज ब्रिटेन वॉज द कॉमन एनिमी ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद क्या प्रॉब्लम थी कि अब ये सारी चीज़ें तो एक्स्ट्रा हो गई ना, बट एक कंट्री की अपनी भी तो कुछ एक्सपेंसेस होती है, जैसे आर्मी की हो गई, आर्मी मेंटेन करना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही नहीं, अभी बनेगा। तो और भी जैसे कोर्ट हो गया, जो ऑफिसेज होते थे, क्योंकि उस टाइम पे भी ऑफिसेज तो होते होंगे, उनको मेंटेन करना। तो ये सारी चीज़ें थी, यही रीज़न था। तो कैसे हम सोच सकते हैं कि उसने वो अकेले कर दिया होगा, हम ये सोचते हैं ना। बट इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सब कुछ होने के बाद, बट एक वहाँ पे रूल था कि फ्रांस में, मतलब जो ओल्ड रजीम था, ओल्ड रजीम का जो फ्रांस था, वहाँ पे मोनार्क के पास ये पावर नहीं थी कि वो अकेले ही टैक्सेस इम्पोज कर दे उन पे, मतलब थोप दे टैक्सेस, क्योंकि थर्ड स्टेट को पे करना है भैया। तो फिर देखो, अब लोग रेडी होंगे तभी तुम ऐसा कर सकते हो, तभी तुम टैक्स बढ़ा सकते हो। तो राजा अकेले डिसीजन नहीं ले सकता था, ये वहाँ का रूल था। राजा अकेले ये डिसीजन ले ले कि वो टैक्स बढ़ा रहा है तो ये गलत था, क्योंकि उसको वो राइट नहीं था। ठीक है, अब उसको क्या करना था, उसको मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट्स जनरल की। अब स्टेट जनरल है क्या, स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जहाँ पे तीनों स्टेट के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। अब मोनार्क ये तो डिसाइड नहीं कर सकता कि भाई कि टैक्सेस में बढ़ा दूंगा, बट वो ये डिसीजन ले सकता है कि कब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी है। अब चाहे वो 10 बजे सुबह का हो या फिर वो 2 बजे रात को बुला ले, उसकी मर्जी, वो जब भी बुलाए। तो आप सोच रहे हो कि भैया मीटिंग है, होती होगी, तब हम क्या समझते हैं मीटिंग से, बराबर मीटिंग्स चलती रहती होंगी, एक एक साल पे हो जाती होंगी, 6-6 महीने पे हो जाती होंगी। पर पता लास्ट कब हुआ था वहाँ पे मीटिंग, उनके पूर्वज के पूर्वज ने करवाई थी, उसके भी पूर्वज हो सकते हैं, क्योंकि 1614 में लास्ट मीटिंग स्टेट जनरल की हुई थी। ठीक है, तो देख लो कितना लंबा टाइम स्पैन है। अब देखो, ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 ने क्या किया, एक असेंबली बुलाई स्टेट्स जनरल की, ताकि वो प्रपोजल्स पास कर सके न्यू टैक्सेस के लिए। तो 1614 से 1789 का टाइम तो देख ही रहे हो, कितना लंबा टाइम स्पैन हो गया। अब मीटिंग कहाँ कंडक्ट की होगी, ऐसे ही रोड पे बैठ के सबने एकदम ऐसे घेर लिया एक दूसरे का और फिर पंचायत की तरह बैठ के उन्होंने डिस्कस किया होगा, ऐसा सोच रहे हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। हॉल ऑफ वर्सेल्स जो थे वहाँ पे एक रूम अच्छा सा एकदम चमकता दमकता तैयार किया गया असेंबली के लिए, वहाँ पे वो मीटिंग हुई। ठीक है, ताकि वो जो डिबेट्स है, वो जो डेलीगेट्स है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हों। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, जो क्लर्जी और नोबिलिटी थी, वो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे, मतलब दोनों मिला के नहीं, फर्स्ट स्टेट एक, मतलब जो फर्स्ट स्टेट है वो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे और जो सेकंड स्टेट है वो भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। बट अब वो बैठते कैसे थे, जैसे मान लो कि ऐसे एक रेक्टेंगल सा बना हुआ है, हमने रेक्टेंगल उसको एक इमेजिनरी बना लिया,
अब क्या होगा कि बीच में राजा बैठेगा, अब उसके साइड में जो ये दो साइड नहीं होते हैं, वहाँ पे कौन बैठेंगे, वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग बैठेंगे आमने सामने, ठीक है। पर अब जो 600 मेंबर्स आए थे थर्ड स्टेट के, वो बेचारे पीछे खड़े होंगे, जो पीछे की जगहें होंगी वहाँ पे कोने में दुबक के खड़े होंगे। तो इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वेलकम मिलता था क्लर्जी और नोबिलिटी का, और बेचारे जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको पीछे खड़ा होना पड़ता था। अब 600 मेंबर्स क्यों बोल रही हूँ, 300 भेजते थे दोनों, तो इनको भी तो 300 ही भेजना चाहिए। बट अब देख रहे हो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है इनकी पॉपुलेशन बहुत थी, मतलब 50-50 भी दोनों को मिला के नहीं होता था। उनका मान लो बहुत कम पॉपुलेशन थी, फिर भी 300 लोग, और इनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद इनको 600 लोग को ही अपने ये भेजने की इजाज़त थी। जो थर्ड स्टेट था, अब उसको रिप्रेजेंट कौन करता था, ऑफ कोर्स जो ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, जो ज़्यादा प्रॉस्पेरेंस होंगे, जो मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी उस सेक्शन में, वो लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो वोटिंग होती है ना स्टेट जनरल की, पास्ट में कैसे होती थी, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती थी कि भैया हर एक स्टेट के पास क्या होगा, एक एक वोट होगा, आप एक एक वोट डाल सकते हैं। इस टाइम भी क्या किया लुईस 16 ने, वही सेम प्रैक्टिस कंटिन्यू की। पर अब जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने ये डिमांड किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, तीनों स्टेट्स को एक एक वोट दे रहे हो, आप सभी सिटीजन्स को एक एक वोट दोगे। आप सभी मेंबर, सिटीजन्स तो नहीं बट जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स आए हैं उस असेंबली में, उन सारे मेंबर्स को एक एक वोट मिलना चाहिए। क्योंकि अब क्या है कि इनकी पॉपुलेशन देख रहे हो कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी है, ये दोनों मिलकर भी इनके मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते। इनकी पॉपुलेशन आधे से भी ज़्यादा है, तो फिर इनको वोटिंग राइट जो आपने दे दिया एक, और इधर पे भी एक एक दे दिया। कौन टैक्स पे कर रहा है, टैक्स पे बेचारे थर्ड स्टेट के लोग कर रहे हैं, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट को आपने क्यों दे रखी है वोट, उनको तो करनी नहीं है, चाहे आप वोट करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उन्होंने उनको एक एक वोट दी, उनको क्या फ़र्क पड़ना है, टैक्स बढ़ जाए उनका तो फ़ायदा ही है, हमें टैक्स नहीं देने पड़ेंगे और फ्रांस अमीर भी हो जाएगा। तो क्या कर रहे थे उन्होंने, क्या वो तो सपोर्ट में डाल देंगे वोट, तो एक एक वोट उनकी होगी, तो 2 वोट और 1 वोट 2:1 का रेशियो हो गया ना, तो उस रेशियो में तो कभी भी थर्ड स्टेट नहीं जीत पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा हर एक मेंबर को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक एक स्टेट को एक एक वोट दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, जैसा हम पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे फिलोसोफर्स उस टाइम पे आए थे, तो उनमें से जो फिलोसोफर है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो है रूसो, उन्होंने उनकी बुक्स द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि हर एक सिटीज़न, उन्होंने एक सिटीज़न की बात की थी, यहाँ पे मेंबर की हो रही है, हर एक सिटीज़न को एक एक वोट होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला कि हर एक मेंबर को तुम कम से कम एक एक वोट दो। जब किंग ने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो भी तो इंसान थे ना, वो पत्थर तो थे नहीं कि उनको कभी गुस्सा नहीं आएगा। एकदम गुस्से में उठे और उन्होंने कहा भाई तुम हमारी इतनी बेइज्जती कर रहे हो, पहले तो हमें पीछे खड़ा कर दिया, बाद में कह रहे हो कि हमें वोटिंग राइट भी नहीं दोगे ढंग से, हमारी बात भी नहीं मानोगे, तो फिर हम क्यों रहे असेंबली में। तो उन्होंने क्या किया, उस असेंबली से उठे, सारे एक साथ उठे और बाहर चलते बने। मतलब जो गेट था ना, तुरंत निकल लिए, सब निकल गए, क्योंकि उनको आ रहा था गुस्सा। कब तक एक इंसान शांत रहता है, जब तक उसकी जो पावर है कंट्रोल करने की वो कर सकता है, बट अब उसकी वो कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई थी थर्ड स्टेट की, और अब एक मिडिल क्लास इमर्ज हो चुकी थी, तो अब वो एक रिवॉल्यूशन करेगा। चलो वो सब आगे की बात है, आगे पढ़ते हैं। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो वो कैसे अपने आप को, मतलब क्या अपने आप फील कर क्या करने लगे कि हम कौन हैं, हम इकलौते स्पोक्समैन हैं पूरे फ्रेंच नेशन के, मतलब वो प्रवक्ता हैं, वो लोग हैं जो बोलेंगे पूरे फ्रेंच नेशन के लिए, पूरे फ्रेंच नेशन के हित में। 20 जून को क्या हुआ कि वो सब एक इंडोर टेनिस कोर्ट में, जो ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स में था, वहाँ पे इकट्ठा हुए, असेंबल हुए। उन्होंने एक असेंबली की, उन्होंने अपने आप को क्या बोल दिया, एक नेशनल असेंबली बोल दी।
एंड उन्होंने क्या कसम खा ली कि भाई जब तक हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर उसको अप्लाई नहीं कर देते, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो मोनार्क की पावर्स को लिमिट कर देगा, जब तक हम वो नहीं बना लेते, हम इस कोर्ट से हटने वाले नहीं हैं, हम डिस्पोज नहीं होंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये उनकी कसम थी और वो उस कसम पे अड़े रहे। अब उनको लीड किसने किया? क्योंकि देखो अगर क्लास का एग्जाम्पल है, क्लास एज अ होल सारे ही मॉनिटर होते हैं, बट एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है ना, इसलिए एक मॉनिटर बनाते हैं। कोई पूछेगा मॉनिटर कौन है, सबके सब तो नहीं खड़े हो जाते ना। वैसे ही अगर ऐसे एक असेंबली थी, उसका एक लीडर चाहिए जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हो, जो बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ के साथ हो। एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, एक फेस चाहिए जो रिप्रेजेंट करे। तो वो कौन थे? वो थे मिराबियो एंड अबेसियस। मिराबियो जो थे, तुम सोच रहे होगे यार मिराबियो मतलब होंगे कोई थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास में से? नहीं, वो थर्ड स्टेट में पैदा ही नहीं हुए थे, थर्ड स्टेट से वो आए ही नहीं थे, वो थर्ड स्टेट को बिलोंग नहीं करते थे। वो कहाँ को बिलोंग करते थे? वो एक नोबल फैमिली में से थे, वो नोबिलिटी में आते थे, वो सेकंड स्टेट में आते थे। पर उन्होंने जब देखा कि जो सोसाइटी है, फ्यूडल प्रिविलेजेस जो सबको मिल रही हैं, ये सोसाइटी गलत है यार, थर्ड स्टेट के साथ कितना गलत हो रहा है। क्योंकि कुछ लोग चाहे जितने भी अमीर हो जाएं, उनको गरीबों का दुख दिखता है, तो वैसे ही वो बहुत ही ज़्यादा उनको प्रिविलेजेस मिली थी। बट जो अनप्रिविलेज्ड लोग थे, उनको उनकी वैल्यू, उनको उनका जो एक दर्द था वो समझ में आता था, जिस वजह से उन्होंने क्या किया, उनकी हेल्प की। उन्होंने मिराबियो जो थे, उन्होंने एक जर्नल भी स्टार्ट की और उन्होंने पावरफुल स्पीचेस देनी शुरू की। वो से उसमें जो क्राउड जो थी वो इकट्ठा होती थी उनको। अबेसियस जो ओरिजिनली एक प्रिस्ट थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, आखिर ये थर्ड स्टेट है क्या। अब देखो नेशनल असेंबली में जो लोग थे वो तो वर्सेल्स में बिजी थे क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, बट सारा फ्रांस तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना रहा था ना। जो बचा हुआ फ्रांस था, वहाँ पे मतलब उथल पुथल मच गई, बहुत ज़्यादा ठंड थी जिसके वजह से बैड हार्वेस्ट हुआ। बैड हार्वेस्ट के कारण क्या हुआ, प्राइस जो थे ब्रेड के, जो एक स्टेपल डाइट था फ्रांस का, वो बढ़ गया। और ये जो बेकर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए उस सामान जो थे ना, जो ब्रेड था उसका क्या किया, उसको जमा करके रखा। क्योंकि देखो तुम अगर जमा कर लेते हो कोई चीज़ और तुम उसको बेचते नहीं हो, कहते हो नहीं है नहीं है, तो अब क्या होगा, जैसे कोई सामान कम हो जाता है ना मार्केट में, तो उसका दाम जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो वैसे ही मान लो कि हमारे पास तो बहुत सारा वो है सामान, पर मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं है मेरे पास और मैं उसका भंडारण कर रही हूँ, मैं उसको रख दे रही हूँ एक जगह पे, उसको स्टोर करके रख रही हूँ। अब बाद में जब उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब मैं बेचूंगी तो मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। तो ऐसा ये बेकर्स कर रहे थे। अब जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी ना बेकरी के बाहर में, उसमें इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद जो क्राउड थी उसमें जो वुमेन थी वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री होंगी। जो महिलाएं थी उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वो शॉप, जो जितनी भी शॉप्स थी वहाँ पे जाके मतलब भैया तूफान ला दिया, सच कह रही हूँ। अब क्या था कि उसी सेम टाइम पे जो किंग था, जो हमारे लुइस 16 जी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि भैया तुम जाओ पेरिस में घूमो। अब इस वजह से 14 जुलाई को, क्योंकि क्राउड को क्या लगा, इन्होंने ट्रूप्स को भेजा हमें मारने के लिए, तो जिस वजह से 14 जुलाई को जो क्राउड थी, वैसे वो लोग गुस्सा थे क्योंकि देखो वहाँ पे पूरी उथल पुथल मची हुई थी, इतना क्राइसिस चल रहा था, ब्रेड के दाम बढ़ गए थे, उस बात से वो ऑलरेडी गुस्सा थे। प्लस इस किंग ने क्या किया, ट्रूप्स और भेज दिए, तो अब वो और गुस्सा हो गए और इसलिए उन्होंने बास्टाइल फोर्ट को पूरा एकदम तहस नहस कर डाला। हमने इंट्रोडक्शन में भी सेम चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो हम इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। अब देखो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी फ्रांस में उस टाइम पर, ऊपर से क्या हुआ कि जो कंट्री थी उसमें ये अफवाह गांव से गांव में फैल रही थी कि जो मैनर है, मैनर क्या होता है पहले वो समझ लेते वरना फिर समझ में नहीं आएगा। मैनर वो होते हैं जिनके पास लॉर्ड्स ऑफ मैनर, मतलब मैनर का मतलब बहुत बड़े बड़े लैंड्स, बहुत बड़े बड़े मैंशंस, बहुत बड़े बड़ी महलें। तो इनके जो लॉर्ड्स थे, मतलब डायरेक्टली कह सकते हो राजा के अंडर में जो लोग थे,
वो लोग क्या करने वाले हैं, वो लोग हम उनकी फसलें ख़राब कर देंगे, गांव वालों की फसलें ख़राब कर देंगे, क्योंकि उनको कंट्रोल करना है सारे लोगों को। तो ये अफवाह फैली। अब ये इस डर में कि भाई हमारी क्रॉप्स ख़राब, जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी। जो जितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, उन्होंने क्या किया कि जो उनके पास ऐसे ही जिससे वो लोग खेती करते थे, वही हथियार उठा ली उन्होंने और अटैक कर दिया चैटविक्स को। अब चैटविक्स होता क्या है, कोई कैसल हो गया या फिर रेसिडेंस हो गया जो एक किंग को बिलोंग करता है या फिर एक नोबल मैन को बिलोंग करता है, उसे हम लोग चैटविक्स कह देते हैं। तो इन्होंने सोचा कि भैया हमारे ऊपर ये लोग कुछ भी अटैक करें उससे पहले हम ही इनका नुकसान कर देते हैं, ताकि बाद में ये लोग अगर हमारा नुकसान करें तो हमें बुरा भी ना लगे। अब एक और चीज़ इन्होंने क्या की कि जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर थे, उन्होंने जो इतने सारे जो ग्रेन्स इकट्ठा किए थे, उसको जो इकट्ठा करके उन्होंने रख रखा था ना कि भैया जब इनका दाम बढ़ेगा तो हम बेच देंगे, या फिर कुछ अपने प्रॉफिट के लिए उनको जमा करके रखा था ग्रेन्स को, इन्होंने क्या किया, वो सब लूट लिए। प्लस जो मैनोरियल ड्यूज के डॉक्यूमेंट्स थे उसको जला दिए। मतलब क्या कि मान लो कि हमने टैक्स पे नहीं किया, उसके ड्यूज रखे हुए थे, वो सब जला दिए, ताकि उनको बाद में वो सब पे ना करना पड़े, पता ही नहीं चले कि कौन किसका क्या ड्यू था। तो उन्होंने नुकसान करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स जला दिए। अब इस कारण क्या हुआ, जो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स थे वो अपने घर से भाग गए। मतलब अपने ही घर से उनको इन लोगों ने भगा दिया, और उनमें से कई सारे लोग दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ में माइग्रेट कर गए। अब जब लुईस 16 ने ये देखा कि भाई मेरे अगेंस्ट जो लोग ये खड़े हैं इनमें कितनी पावर है, तो लुईस 16 ने फाइनली नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दी और एक्सेप्ट कर लिया ये प्रिंसिपल कि भाई, मतलब उनका प्रिंसिपल था क्या कि हम तुम्हें पूरे तरीके से तो नहीं हटा रहे, बट तुम्हारी जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट कर दी जाएंगी। तो ये प्रिंसिपल क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया लुईस 16 ने। तो अब से उसकी जो पावर थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट के अंदर रहती थी। अब 4 अगस्त 1789 को जो असेंबली थी उन्होंने ये फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश कर दिया, और जो टैक्सेस थे, जो मतलब ये था ना कि सिर्फ थर्ड स्टेट टैक्सेस पे करेगा, वो हटा दिया। और जो क्लर्जी मेंबर्स, जो क्लर्जी के मेंबर्स थे उनको भी फोर्स किया गया कि उनको जो प्रिविलेजेस दी गई थी उनको तुम लोग छोड़ दो। और जो टिट्स थे वो एबॉलिश कर दिए गए। जो लैंड्स चर्च ओन करते थे वो जब्त कर लिए गए। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स की जो प्रॉपर्टी थी वो एक्वायर कर ली। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है मैं पहले भी बता चुकी हूँ और एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये है कि मतलब मोनार्क तो रहेगा, राजा रहेगा, बट उसकी जो पावर्स होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लिमिट कर दी जाएंगी। मतलब वो पावर्स लिमिटेड होंगी, ठीक है। तो अब जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट किया 1791 में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो पावर्स जो है मोनार्क की उसको लिमिट कर दे। ये पावर्स पहले क्या थी कि एक ही हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड रहती थी, पर अब वो सेपरेट कर दी गई थी, पावर सेपरेट कर दी गई, और जो ड्यूटीज़ थी वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को असाइन कर दी गई थी, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसने क्या किया, फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। तब ये जो फिगर 7 है ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक नया पॉलिटिकल सिस्टम वर्क कर रहा है। सो हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ये पहले तो हम समझते पैसिव और एक्टिव सिटीजन्स होते क्या हैं। पैसिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स थे जिनको वोट करने का राइट नहीं था। अब राइट नहीं था इसलिए उनको पैसिव सिटीजन्स कह दिया। तो मतलब हमने क्या सोचा कि वुमेन और जो बच्चे थे उनको नहीं होगा ना राइट, जो बिलो 25 है उनको नहीं होगा, बट अबाउट 3 मिलियन मेन जो थे उनको भी राइट नहीं था कि वो वोट कर सकें, उनको भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। अब एक्टिव सिटीजन्स मतलब क्या, वो लोग जो वोट कर सकते थे। अब ये वोटिंग करने में कौन आते हैं जो वोट कर सकते थे, वो बस 4 मिलियन लोग थे।
28 मिलियन पॉपुलेशन थी और 28 मिलियन में से केवल 4 मिलियन लोगों को वोटिंग राइट था। अब ये एक्टिव सिटीजन्स इलेक्टर्स चूज करेंगे। इलेक्टर्स क्या होंगे? इलेक्टर्स 50,000 मेन होंगे, वुमेन कहीं से भी नहीं आएंगी, वुमेन को राइट ही नहीं मिला था, तो वुमेन पैसिव सिटीजन्स थी। तो ये जो 50,000 मेन हैं जो इलेक्टर्स हैं उनको एक्टिव सिटीजन्स ने इलेक्ट किया। अब ये 50,000 मेन वोट करके नेशनल असेंबली बनाएंगे। नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स रहेंगे। अब ये नेशनल असेंबली क्या करेगी? कंट्रोल करेगी मिनिस्टर्स को और किंग को कंट्रोल करेगी। हमने क्या किया कि किंग को कोई भी पावर नहीं दी, उसकी पावर लिमिट कर दी, बट एक गलती क्या कर दी, उसको वीटो पावर दे दी। अब वीटो पावर क्या होती है? सबसे पहला डाउट मन में आता है। वीटो पावर मतलब मान लो कि कोई रूल निकला, ठीक है, तो उस रूल को हम लोग मतलब उस रूल को कह सकते नहीं मुझे ये रूल मंजूर नहीं, तो रूल हट जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल है, सिली से एग्जाम्पल, बट फिर भी मान लो कि कोई फ्रांस में ब्रेड खरीदता है उस टाइम पर, तो अगर ये रूल निकाल दिया गया है कि जिसने भी ब्रेड खरीदा उसको साथ में हम लोग एक स्टिकर दे देंगे, जस्ट एग्जाम्पल है, तो किंग को क्या हुआ, ये बात पसंद नहीं आई, भाई ये रूल कैसे बन गया, मुझे नहीं पसंद आया रूल, तो वो अपनी वीटो पावर का यूज़ करके इस रूल को क्या कर सकता है, हटा सकता है, तो उसे हमने वीटो पावर कह दी। तो ये गलती कर दी। अब मान लो कि मैंने कोई अच्छा रूल निकाला बट वो किंग के अगेंस्ट में, फिर किंग को पसंद नहीं आया, तो वो वीटो पावर देके सब कुछ खत्म सत्यानाश कर सकता है। अब देखो जो जुडिशियरी है वो कौन चूज़ करेगा, जज को कौन चूज़ करेगा, जज के लिए वोटिंग होगी और वोट करेंगे उसके लिए एक्टिव सिटीजन्स। तो ये पूरा वर्किंग मॉडल था। अब एक बार फिर से पैसिव सिटीजन समझ लेते हैं ताकि हमारी ग्रिप उस पर अच्छी बन जाए। तो पैसिव सिटीजन्स में आते कौन थे? वुमेन, सारी वुमेन, और वो यूथ जो 25 बिलो है, और मतलब ठीक है हम इतना तो समझ गए, चलो 25 बिलो मेन को राइट नहीं था, वुमेन को तो भाई पहले राइट था ही नहीं, ये भी हम जानते हैं, बट कुछ मेन जो अबव 25 थे उनको भी राइट नहीं था। क्यों? और वैसे लोग थे कौन? तो वो लोग मतलब जो टैक्स उतना पे नहीं कर पाते थे, मान लो गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, वो ज़्यादा टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो उनको वोटिंग राइट नहीं देते थे। सिर्फ उन्हीं लोगों को, उन्हीं पुरुषों को, उन्हीं मेन को राइट मिलता था वोट का जो अबव 25 भी हो, साथ में ज़्यादा टैक्स भी पे करते हो। ठीक है, तो ये सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एक इलेक्टर में। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के डिक्लेरेशन के साथ। राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन सारी चीज़ों को नेचुरल और इनअलाइनेबल राइट्स कहा गया। इसका मतलब ये कि वो हर ह्यूमन बीइंग को बाय बर्थ बिलोंग करते हैं और ये राइट्स कोई छीन नहीं सकता। और ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो हर एक सिटीज़न के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक दैट द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन यहीं पे हो जाता है ख़त्म। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और अगर नहीं हुई हैं देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Please like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you very much.